हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन सेशन। मैं आपका होस्ट एडवोकेट सीपी शर्मा। आज हम पढ़ेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट का प्रोविज़न महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से किया गया। इसमें हम पढ़ेंगे टोटल चैप्टर्स 5 हैं और इसमें टोटल सेक्शंस 37 दिए हुए हैं। ये एक्ट पूरे भारत में 13 सितंबर 2005 में अप्लाई हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और किसी भी प्रकार से जो भी हिंसा होती है उनके ऊपर उसकी रोकथाम करना, यानी कि परिवार में रहती हुई कोई भी महिलाएं, कोई भी पीड़िता, उस पर किसी भी प्रकार के जो अत्याचार होते हैं उसकी रोकथाम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये इनेक्ट हुआ था 56th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया में और ये पूरे भारत में जो है एक प्रकार से लागू हुआ। और हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इस एक्ट की आवश्यकता बहुत हुई और इस एक्ट के कारण ही महिलाओं पर जो अत्याचार थे उन पर कुछ रोकथाम हुई। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें सेक्शन फर्स्ट में है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। इसका जो नाम है वो नाम है इसका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि घरेलू हिंसा से रोकथाम। महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा है उससे रोकथाम, इसका प्रमुख टाइटल जो है वो लिया गया है और इसी नाम से इसको जाना जाता है। 2005 में इसे इन्फोर्स किया गया था और इसका एक्सटेंट जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में है, लेकिन अब ये पूरे भारत में भी है, शामिल किया जा चुका है। और ये जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जिस डेट पर ये वहाँ लागू हुआ उसी डेट से ये इन्फोर्स हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें है सेक्शन नंबर 2 कहता है डेफिनेशंस का। देखिए डेफिनेशंस में इसमें जो सेकंड के ए में डेफिनेशंस है वो है यहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन से मतलब है यहाँ पर पीड़िता, यानी कि वह महिला जो कि घरेलू रिलेशनशिप में है, घरेलू रूप से अपने परिवार में रहती है और परिवार में रहकर किसी भी प्रकार की हिंसा का वो शिकार हो जाती है, तो ऐसी महिला को पीड़िता कहा गया है। और यहाँ पर सेक्शन 2 के ए में उसे एग्रीव्ड पर्सन के रूप में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चाइल्ड। चाइल्ड का अर्थ यहाँ पर वह बच्चा है जिसकी उम्र 18 ईयर्स से कम है। अब 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनको हम जुवेनाइल भी कह सकते हैं। तो जो जेजे एक्ट में हम पढ़ते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो बच्चे जुवेनाइल कहलाते हैं। और यहाँ पर ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो अडॉप्टेड हों, चाहे वो स्टेप हों, चाहे वो फोस्टर चाइल्ड ही क्यों ना हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर बिल्कुल वही है जो कि सेक्शन 22 में ग्रांट किया गया है, यानी कि जो भी पीड़िता है उसे मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा कि उस महिला को कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि जो भी उसकी हानि हुई है, चाहे फिज़िकल, मेंटल या किसी भी तरीके से जो भी उसको लॉसेस हुए हैं, उन लॉस की भरपाई तुरंत की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर को सेक्शन 21 में बताया गया है और इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई भी पुरुष या घर का कोई भी अन्य सदस्य किसी भी महिला के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार करता है तो उस व्यक्ति को तुरंत कस्टडी में लिया जाए और उस पीड़िता को तुरंत रिलीफ प्रदान किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो कोई भी पीड़िता जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा हुई है वह एक कंप्लेन करती है, शिकायत करती है। तो यहाँ पे परिवादी होगी, घरेलू हिंसा से शिकारित पीड़ित महिला
तो वो जो भी रिपोर्ट दर्ज कराएगी वो रिपोर्ट यहाँ पर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहलाएगी। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का अर्थ है कि घरेलू रूप से जो भी एक ग्रुप है या घरेलू एक रिलेशनशिप है यहाँ पर, जिसमें दो व्यक्ति रहते हैं और वो एक ही प्रकार से एक मकान को शेयर करते हैं, या फिर वो शादीशुदा जीवन व्यतीत करते हैं, या मैरिज लाइफ स्पेंड करते हैं, या फिर वो एक ही परिवार के सदस्य क्यों ना हो, या फिर कोई जॉइंट फैमिली ही क्यों ना हो। जैसे हम देखते हैं हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई भी जॉइंट फैमिली है जिसमें घर के सभी सदस्य रहते हैं तो ऐसे लोग जो है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में माने जाएंगे। तो यहाँ पर हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप को पढ़ेंगे सेक्शन 2 के एफ में। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का अर्थ है यहाँ पर घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से अगर घर के अन्य पुरुष सदस्य किसी भी महिला को, पुरुष सदस्य भी हो सकते हैं या घर की अन्य महिलाएं भी हो सकती है, जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे घर में सास है, जेठानी है या और भी कोई महिला है, तो वो किसी भी पीड़िता के साथ में कोई भी अत्याचार करती है तो वो या फिर उसको घर के कामों में लगाते हैं या किसी भी अन्य प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, वो सभी यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं और इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 में। नेक्स्ट हम देखते हैं डाउरी। डाउरी का मतलब है यहाँ पर दहेज। तो दहेज को दहेज निरोधक एक्ट बनाया गया 1961 में सेक्शन 2 में, और उसमें प्रोविज़न किया गया कि किसी भी महिला को दहेज नहीं मांगा जाएगा और दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। तो ये जो प्रोविज़न है इसको हम पढ़ेंगे इसमें सेक्शन 2 के एच में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट कौन सा होगा इसमें। तो CRPC 1973 के अंतर्गत एक तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरा हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये दोनों ही मजिस्ट्रेट अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था NI एक्ट में, हमने इसको पढ़ा था, और उसके अलावा JJ एक्ट में भी इनका प्रोविज़न है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है वो इस प्रकार के केसेस की पैरवी करता है और उसमें डिसीजन सुनाता है, और ये हम लोगों ने पढ़ा था CRPC 1973 में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में जैसा CRPC में भी प्रोविज़न है वैसे ही यहाँ पे भी बताया गया है कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन यानी कि जो भी पीड़िता है जिसके साथ में कोई अत्याचार हुआ है तो ऐसी महिला का तुरंत मेडिकल मुआयना किया जाए और उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराए जाए। स्टेट गवर्नमेंट तुरंत आदेश देती है कि ऐसी कोई भी महिला जिसके ऊपर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है ऐसी महिला को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, और जब तक वो ठीक नहीं होती उसको राज्य सरकार अपनी तरफ से अपने खर्चे पर पूरी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएगी और यह उसका अधिकार माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके के में है मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ से अर्थ है यहाँ पर मौद्रिक रिलीफ, मौद्रिक अनुतोष। जो भी मजिस्ट्रेट इस प्रकार के केसेस में डिसीज़न लेता है तो वो ऑर्डर करेगा कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जो भी महिला है, जो भी पीड़िता है, उसको कंपनसेशन दिलवाया जाए। जो भी उसके साथ में आर्थिक उसका नुकसान हुआ है या जिस भी प्रकार से उसको पीड़ित किया गया है उसके लिए उसे उसके एवज में उसको उतना ही मौद्रिक लाभ, उसको उतना ही मॉनिटरी रिलीफ जो है वो तुरंत प्रोवाइड कराया जाए, और जो भी विक्टिम है वो विक्टिम उसको क्या करेगा, वो ये देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का अर्थ है कि यहाँ पर जो भी ऑफिशियल गजिटी में जो नोटिफिकेशन पब्लिश्ड होते हैं समय समय पर, उसके अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं महिलाओं के लिए, वो सभी अधिकार महिलाओं को उपलब्ध कराया जाए। यानी कि अगर कोई नया परिवर्तन हुआ है या कोई नया जजमेंट आया है, उसमें कोई नया रिलीफ है, वो सभी अधिकार उस महिला को दिए जाएं जो कि एग्रीव्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेस्क्राइब्ड। तो जो भी नियम इस एक्ट में बनाए गए हैं उन नियमों को यहाँ पे शामिल किया गया है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर से तात्पर्य है यहाँ पर
कि स्टेट गवर्नमेंट अपने सेक्शन 8 के फर्स्ट में जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है जिसकी नियुक्ति की जाएगी, अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा या फिर स्पेशल ऑर्डर्स के द्वारा ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है कि किसी भी एग्रीव्ड पर्सन या किसी भी पीड़िता को पूरा प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया जाए, उसकी देखरेख करना और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है। प्रोटेक्शन ऑर्डर का अर्थ है यहाँ पर ऐसे कोई भी ऑर्डर जो कि सेक्शन 18 में लिए गए हैं वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर से तात्पर्य है यहाँ पे कि घरेलू जो आदेश हैं वो आदेश जो कि सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में लिए गए हैं वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। जैसे अगर किसी पीड़िता को घर से बेदखल कर दिया जाता है तो वो पीड़िता अब कहाँ जाए, क्योंकि वो तो बेसहारा हो चुकी है। तो ऐसी पीड़िता को तुरंत कोई ना कोई शेल्टर होम, कोई ना कोई रेजिडेंस उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो अपना संरक्षण कर सके। इस प्रकार के रेजिडेंस ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाते हैं और हम इसे पढ़ेंगे सेक्शन 19 के 1 में। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट का मतलब है उत्तरदायी व्यक्ति कौन होता है। जब भी महिला पर कोई भी अत्याचार होता है तो महिला पर अत्याचार करने वाला एक निर्दयी पुरुष होता है जो महिलाओं के अधिकारों को छीनता है और महिलाओं के ऊपर निर्ममता पूर्वक व्यवहार करता है, जिससे महिलाएं आज अपना जीवन सुधार नहीं पा रही हैं और अत्याचारों के कारण उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो चुका है। तो यहाँ पर रेस्पोंडेंट है ऐसे एडल्ट मेल पर्सन जो कि किसी भी पीड़िता के साथ में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं, किसी भी घरेलू वातावरण में रहते हैं। तो ऐसी महिला डिमांड कर सकती है रिलीफ का कि उसको ऐसे पीड़ित, ऐसे अत्याचारी व्यक्ति से के चुंगल से उसको छुड़ाया जाए। यहाँ पर एग्रीव्ड कौन माना जाएगा? एग्रीव्ड या तो कोई पत्नी होगी या फिर कोई भी ऐसी महिला होगी जो कि एक विवाह के बंधन में बंधकर रहती है। वो क्या कर सकती है? कंप्लेन फाइल कर सकती है। कंप्लेन हमेशा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होगी और एफआईआर हमेशा रजिस्टर्ड होती है, जैसा कि हमने सीआरपीसी में भी देखा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी कंप्लेन होगी वो कंप्लेन एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा की जाएगी। एग्रीव्ड पर्सन यहाँ पर महिला होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है यहाँ पर कि जो भी सर्विसेज, जो भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी जो कि सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में बताई गई हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर हाउस होल्ड। शेयर हाउस होल्ड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी मकान, ऐसा कोई भी निवास स्थान जो कि पति पत्नी या घर के अन्य सदस्यों के द्वारा शेयर किया जाता है या उनका उसमें हिस्सा होता है। तो ये शेयर हाउस होल्ड का अर्थ है यहाँ पर कि जो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, जो भी घरेलू संबंध है यहाँ पर, चाहे वह परिवार जॉइंट परिवार हो, चाहे किसी एक व्यक्ति का खुद का ओन परिवार हो या फिर वह किसी भी के अन्य व्यक्ति के यहाँ पर किराएदार के रूप में, टेनेंट के रूप में रहता ही क्यों ना हो, तो वो यहाँ पे शेयर होल्ड कहलाया जाएगा। यहाँ पे शेयर होल्ड का मतलब है कि मान लीजिए कि ए और बी वो किसी भी मकान को यहाँ पर शेयर करते हैं, तो यहाँ पर ए और बी शेयर होल्डर कहलाए जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार का जो संबंध होगा वो शेयर्ड हाउस होल्ड होगा। अब यहाँ पर ए हस्बैंड भी हो सकता है और बी यहाँ पर वाइफ भी हो सकती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हस्बैंड या वाइफ चाहे वो जॉइंट परिवार में रहते हों, चाहे उनका खुद का मकान हो, चाहे वो कहीं पर किराए से ही क्यों ना रहता हो, वो शेयर हाउस होल्ड कहलाए जाएंगे। जॉइंट फैमिली का अर्थ है यहाँ पर कि घर के अन्य सदस्य भी यहाँ रहते हैं, जैसे हम हिंदू फैमिलीज़ में देखते हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ में देखते हैं, जो आपने हिंदू एक्ट या मॉडर्न एक्ट में पढ़ा, मुस्लिम एक्ट में पढ़ा कि जो जॉइंट फैमिली है जिसमें घर के अन्य सभी सदस्य भी रहते हैं और वो भी अपने अपना घर का शेयर लेते हैं, तो वो भी शेयर हाउस होल्ड कहलाया जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि रेस्पोंडेंट और द एग्रीव्ड पर्सन, जो भी एग्रीड पर्सन होता है उसको भी अपने अधिकार दिए गए हैं
टाइटल यानी कि उसको भी अपने अधिकार, अपना टाइटल दिया गया है कि वो भी अपने हक से, अपने अधिकार से उस परिवार में अपना भाग जो है वो ले। कहने का मतलब है कि पुरुष को जितना अधिकार दिया गया है हमारे कानून में, उतना ही बराबर का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन यानी कि जो भी पीड़िता है, उस पीड़िता को भी परिवार में बराबर का शेयर दिया जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स का हिंदी में तो अर्थ होता है कि आश्रय घर, लेकिन यहाँ पर जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने नोटिफाइड किया गया है, बताया है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर शेल्टर होम्स का प्रोविज़न है कि शेल्टर होम्स यहाँ पर होने चाहिए। यानी कि यदि किसी भी महिला को के ऊपर अत्याचार हुआ है और महिला दोबारा से अपने उस घर में नहीं जाना चाहती, अपने ससुराल जाना नहीं चाहती, उस कंडीशन में यदि महिला के पास कोई घर नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आदेश देगी और तुरंत ऐसी महिला को, ऐसी पीड़िता को कोई भी शेल्टर होम उपलब्ध कराया जाएगा जहां पर वो पुनर्वास कर सके, अपना आश्रय ले सके। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में प्रोविज़न दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये होता है कि घर में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी महिला के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, कोई भी मानसिक पीड़ा दी जा रही है, किसी भी प्रकार से उसे घर में समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है या उसको जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित किया गया है, तो इस प्रकार की सभी घटनाएं डोमेस्टिक वायलेंस में आएगी। इसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का क्या अर्थ है। डोमेस्टिक वायलेंस का यहाँ पर अर्थ है कि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा व्यवहार जो कि रिस्पोंडेंट यानी कि कोई भी एक उत्तरदायी व्यक्ति, कोई भी एक अन्य व्यक्ति जो कि करता है, वो सभी क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी हार्म यानी कि कोई भी नुकसान पहुँचाया गया है, इंजरीज़ यानी कि उसके ऊपर कोई भी इंजरी पहुँचाई गई है, उसको पीड़ित किया गया है या फिर उसको प्रताड़ित किया गया है मानसिक और शारीरिक रूप से कि किसी भी पीड़िता को, तो वो सभी जो घटनाएं होंगी, ऐसे अत्याचार डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं चाहे इकोनॉमिक अब्यूज़ हो, इकोनॉमिक अब्यूज़ का अर्थ हो गया कि चाहे धन के लिए परेशान करना, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि जो भी दहेज के केसेस होते हैं या फिर जो हम अपने आस पड़ोस में या समाज में सुनने को घटनाएं मिलती हैं कि दहेज कम लाई है या गरीब परिवार से है या इसके पिता ने तो देखो धन ही नहीं दिया, इसके पिता ने कोई मकान नहीं दिया, तो इस प्रकार से उसे आर्थिक रूप से पीड़ित करना भी इकोनॉमिक अब्यूज़ कहलाएगा। इमोशनल अब्यूज़ का मतलब है कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, उसको अपमानित करना, जगह जगह पे पीड़िता उसको अत्याचार करना, उसको अपशब्द कहना, तो वो सभी घटनाएं इमोशनल अब्यूज़ में हम मानेंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब है कि पति और पत्नी के संबंध आपस में सौहार्दपूर्ण ना होना, पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध होना या फिर पति जो है वो अपनी पत्नी को एक सेक्सुअल सुख जो है वो नहीं उपलब्ध करा रहा, तो इस प्रकार से भी क्या होगा, सेक्सुअल अब्यूज़ हम देखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं फिज़िकल अब्यूज़। फिज़िकल अब्यूज़ का अर्थ हो गया यहाँ पे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, अत्याचार करना, महिला को टॉर्चर करना, पीटना, मारना या अन्य प्रकार से शारीरिक यातनाएं देना। इस प्रकार की सभी घटनाएं डोमेस्टिक वायलेंस में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं बी में हैरेसेस। अब हैरेस करने का मतलब है यहाँ पे उसको परेशान करना। जैसे सामान्य रूप में हम देखते हैं कि यदि किसी महिला से दिन भर घर का कार्य कराया जाता है और उसको आराम करने का भी अवसर नहीं दिया जाता, उसे खाना खाने का भी अवसर नहीं दिया जाता, तो ये हर प्रकार से हैरेस में आता है। हार्म या नुकसान पहुंचाना, उसको इंडेंजर्स का मतलब है यहाँ पर कि दहेज के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि अगर दहेज कम लेके आई है तो भी उसको पीड़ित करना, या फिर अगर कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी कार्य है यानी कि उसने प्रॉपर्टी नहीं दी या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको लेकर उसको प्रताड़ित करना, उस महिला पर अत्याचार करना या फिर अनलॉफुल डिमांड करना। अब अनलॉफुल डिमांड किस किस की हो सकती है, तो दहेज की।
अब दहेज में संपत्ति भी मांगी जा सकती है, धन भी मांगा जा सकता है, या फिर कोई भी नौकरी के लिए पैसे की भी बात की जा सकती है, या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उससे मकान की भी जिद की जा सकती है। तो इस प्रकार से अनलॉफुल डिमांड का भी हम प्रोविज़न यहाँ देखते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अनलॉफुल डिमांड है, अनलॉफुल डिमांड का मतलब है कि यदि किसी भी पीड़िता के पिता असक्षम है दहेज देने में या उनकी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में, तो इस प्रकार की जो डिमांड है वो सभी डिमांड अनलॉफुल डिमांड मानी जाएगी। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो असक्षम हो, यहाँ पर अगर वो सक्षम भी हैं लेकिन उसके ससुराल वाले या फिर जो पीड़िता है उसका पति अगर वो मांगे अपनी बढ़ाती जा रहा है तो वो अनलॉफुल डिमांड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रेटिंग, यानी कि किसी भी प्रकार से डराना या धमकाना, जो कि हमने ए और बी में देखा। यानी कि ए और बी में जो जो प्रोविज़न है उनको लेके अगर किसी महिला को बराबर रूप से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो वो भी एक प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस होगा। फिर हम देखते हैं किसी भी प्रकार से इंजरीज़, यानी कि उसको पीड़ित करना या चोट कारित करना या फिर उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना। अब ये नुकसान चाहे फिजिकल भी हो सकता है या फिर मेंटल यानी कि मानसिक रूप से भी हो सकता है। अब फिजिकल से हम यहाँ पे ये समझेंगे कि या तो उसको शारीरिक रूप से यातनाएं दी जाती है, पीड़ित किया जा रहा है, मारपीट होती है, इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं, या फिर उसको मानसिक रूप से यातनाएं दी जाती है, जैसे आज खाना अच्छा नहीं बनाया, या फिर तेरे पिता ने दहेज कम दिया है, या फिर तेरे लिए यही कपड़े ठीक हैं, तू बाहर नहीं जा सकती। तो इस प्रकार की जो बातें होती है ये सभी जो है मेंटल अब्यूज़ में हम देखते हैं। तो मानसिक रूप से किसी महिलाओं को प्रताड़ित करना, दोस्तों मानसिक यातनाएं शारीरिक यातनाओं से बहुत ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे फिज़िकल अब्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिज़िकल अब्यूज़ में है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब हो गया उस पर हमला करना, जैसे कोई भी महिला है उस पर धक्का दे देना, उसको गिरा देना या उसको मारना पीटना, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है कि कोई भी क्रिमिनल वारदात करना, यानी कि आपराधिक रूप से उसको मारना पीटना। क्रिमिनल फोर्स का अर्थ हो गया यहाँ पर कि आपराधिक रूप से उसके ऊपर दबाव बनाना, आपराधिक रूप से उस पर हमला करना, मारना पीटना। अब यहाँ पर देखिए कि जो भी बॉडीली पेन यानी कि शारीरिक रूप से ऐसा कोई भी अत्याचार, फिजिकल अब्यूज़ का अर्थ है यहाँ पर ऐसा कोई भी शारीरिक यातनाएं जिसमें किसी भी महिला को शारीरिक पेन होता है, उसको हार्म यानी कि नुकसान पहुँचाया जाता है, या फिर उसको जीवन से संबंधित या फिर उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी खतरा होता है, वो सभी फिजिकल अब्यूज़ में हम पढ़ते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब है कि यहाँ पर लैंगिक रूप से भी कोई भी वारदात कर देना, या फिर किसी भी महिला की डिग्निटी यानी कि किसी भी महिला के एक गौरव के ऊपर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल जो संबंध है वो नहीं बनाना, या फिर उसको किसी भी प्रकार से अलग कर देना, शारीरिक सुख न देना, शारीरिक सुख के लिए भी उसको प्रताड़ित कर देना। तो ये सभी जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। देखिए वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ का अर्थ है यहाँ पर शाब्दिक रूप से या फिर इमोशनल रूप से किसी भी प्रकार से यातनाएं देना। अब ये कैसी दी जा सकती है, जैसे हम देखते हैं इंसल्ट कर दी। अब ये इंसल्ट अकेले में भी की जा सकती है, समाज के अन्य सदस्यों के रूप में भी की जा सकती है, या फिर अगर घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान के सामने या घर के अन्य रिश्तेदारों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने भी छोटी छोटी बातों को लेकर किसी महिला का अपमान करना, या फिर पति के द्वारा या घर के अन्य सदस्यों के द्वारा किसी महिला को बार बार अपमानित करना, प्रताड़ित करना, वो सभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शाब्दिक रूप से उसको इंसल्ट कर देना। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब है उसका मजाक बनाना, हास्यप्रद रूप से उसका मजाक बनाना। ह्यूमिलिएशन, अमानवतापूर्ण रूप से व्यवहार करना। नेम कॉलिंग, जैसे कभी हम देखते हैं किसी महिलाओं को चुड़ैल या अन्य प्रकार के शब्दों के द्वारा प्रताड़ित करना, उसके अलग अलग प्रकार से उसके नामों को रख लेना। तो यहाँ पर ये सभी जो है एक प्रकार से शाब्दिक रूप से वर्बल अब्यूज़ में हम पढ़ेंगे। या फिर हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए किसी महिला ने
केवल कन्याओं को जन्म दिया, यानी कि फीमेल चाइल्ड को बर्थ दिया, लेकिन मेल चाइल्ड को बर्थ नहीं दिया। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू समाज में महिलाओं को बच्चे के लिए, यानी कि अगर कोई लड़का नहीं पैदा हुआ, केवल लड़की पैदा हो रही है, तो लड़के के लिए भी प्रताड़ित करना, उसका भ्रूण परीक्षण करवा देना या फिर भ्रूण हत्या करवा देना। तो ये सभी यातनाएं, ये सभी अत्याचार आज हम देखते हैं समाज में बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही हैं। तो ये भी यहाँ पर वर्बल अब्यूज़ में हम पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे इकोनॉमिक अब्यूज़ का अर्थ क्या है। इकोनॉमिक अब्यूज़ से अर्थ है यहाँ पर कि आर्थिक रूप से प्रताड़ना। अब आर्थिक रूप से प्रताड़ना का मतलब है कि किसी भी महिला को सभी या किसी आर्थिक या फिर फाइनेंशियल, यानी कि वित्तीय जो उसके रिसोर्स हैं या फिर उसके घरेलू आवश्यकता है, उससे वंचित कर देना। जैसे अगर कोई महिला, उसे बिल्कुल ही पैसे ना देना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का अभाव कर देना, तो ये सभी जो है वो इकोनॉमिक अब्यूज़ में हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे स्त्री धन है, स्त्री धन से भी उसको वंचित कर देना, उसको उसकी प्रॉपर्टी से वंचित कर देना, या फिर जो कोई भी ऐसी पीड़िता जो कि जॉइंट परिवार में रहती है या सेपरेटेड जो ओन परिवार है उसका, तो उससे भी उसको वंचित कर देना। ये सभी हम इकोनॉमिक अब्यूज़ में देखते हैं। फिर हम देखते हैं डिस्पोजल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल वैल्यूएबल्स, यानी कि जो भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, चाहे वो मूवेबल हैं या फिर वो इमूवेबल ही क्यों ना हो, तो उसमें जो उसका हिस्सा है या फिर जो उसकी सिक्योरिटीज़ है, जो बॉन्ड है या जो अन्य प्रॉपर्टी हैं, उसमें से उसको डिस्पोज कर देना, उससे उसको वंचित कर देना, उसको बेदखल कर देना। तो ये सभी क्या है, इकोनॉमिक अब्यूज़ में हम पढ़ते हैं। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता, परिवार में उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उनको आर्थिक रूप से वंचित कर दिया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं प्रोहिबिशन, यानी कि रोक कर देना, रोकथाम कर देना, वंचित कर देना उन सभी सुविधाओं से, उन सभी स्रोतों से जिसका संबंध उसके घरेलू संबंध से है। यानी कि घर परिवार में कोई भी महिला रहती है तो उसको घर के अन्य सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, उसको घर में, समाज में एक अच्छा स्तर नहीं दिया जाता। तो ये सभी इकोनॉमिक अब्यूज़ में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 कहता है यहाँ पर पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स सर्विस प्रोवाइडर्स। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमारा कहता है कि इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी भी पीड़िता के साथ में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई है तो तुरंत जो है वो कंप्लेन की जाएगी, और इस कंप्लेन के आधार पर जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा, और वो फिर क्या करेगा, ये उसकी जवाबदेही होगी कि वो उस पीड़िता की शिकायत पर आगे कार्यवाही करे। तो यहाँ पर क्या होगा कि तुरंत जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नो लायबिलिटी सिविल और क्रिमिनल फॉर एन इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ। अगर किसी भी भलाई के काम के लिए कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल रूप में जो भी इन्फॉर्मेशन की है तो उसके लिए कोई भी जवाबदेही यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 हमारा कहता है ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि इसमें पुलिस ऑफिसर्स के कर्तव्यों को बताया गया है, उनकी सेवाओं को बताया गया है, और जो मजिस्ट्रेट है उसको बताया गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 का फर्स्ट है व्हेन एनी पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर या मजिस्ट्रेट प्राप्त करता है किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की कंप्लेन को, तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करता है, सूचित करेगा किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को, यानी कि जो भी पीड़िता है जिसने कंप्लेन की है, तो जब उसको पता लगेगा तो वो क्या करेगा कि वो एक एप्लीकेशन की वो प्रार्थना पत्र जो है वो दायर करे। कहाँ दायर करेगा वो प्रार्थना पत्र, वो पीड़िता मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देगी, और यहाँ पर वो प्रार्थना पत्र जो होगा वो रिलीफ के लिए होगा कि उसको अनुतोष दिया जाए। अब ये जो अनुतोष होगा या तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के द्वारा उसको दिया जाएगा, यानी कि कोर्ट चाहे तो उसको उस महिला के संरक्षण के लिए आदेश जारी कर सकता है,
जिसके आधार पर यदि कोई भी पीड़िता है जो जिसके ऊपर घरेलू हिंसा की जा रही है तो ऐसी महिला को भी प्रोटेक्शन दिया जाए। या फिर हम देखते हैं कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर का मतलब है कि घर के जो भी सदस्य किसी महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उनको तुरंत रूप से कस्टडी में लिया जाए, ऐसा आदेश दिया जा सकता है। या फिर हम देखते हैं रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर का अर्थ है कि यदि कोई महिला जिसको घर से बेदखल कर दिया गया है और वो दोबारा से उस घर में नहीं जाना चाहती तो उसके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार अपना आदेश दे और आदेश देकर ऐसी महिला के लिए कोई शेल्टर होम या रेजिडेंस का आदेश दिया जा सकता है। या फिर हम देखते हैं बाह्य कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर एक मॉनेटरी रिलीफ है, जैसा भी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा था हम लोगों ने। तो जो कंपनसेशन ऑर्डर है वो भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो ऐसी महिलाओं को तुरंत सर्विस देगा, अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का मुख्य रूप से काम होता है कि वो इस प्रकार की जो भी कंप्लेन होती है, जो पीड़िता कंप्लेन करती है, तो वो जो कंप्लेन होगी उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी और जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज, यानी कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी पीड़िता है, उसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत फ्री में यानी कि निःशुल्क रूप से विधिक सहायता, विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यदि उसके पास में अपना कोई वकील नहीं है या वकील के लिए पैसे नहीं हैं तो ऐसी दशा में उसको लीगल एड यानी कि विधिक एड जो है वो दी जाएगी, विधिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि वो अपना केस लड़ सके। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू फाइल ए कंप्लेन, यानी कि सेक्शन 498 के सबसेक्शन ए में जो आईपीसी में दिया गया है उसमें कि उसे अधिकार दिया गया है कि वो ऐसी महिला तुरंत एक कंप्लेन, तुरंत एक परिवाद दायर करे। जब तक वो कंप्लेन या कोई एप्लीकेशन दायर नहीं करती तब तक कोर्ट या मजिस्ट्रेट उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में प्रोटेक्शन ऑफिसर एक एडवाइजरी बॉडी का काम करता है और वो ऐसी किसी महिला को जो भी पीड़िता है उसे वो तुरंत सलाह देगा कि वो कोई भी कंप्लेन करे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 6 में है ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम्स, यानी कि जो शेल्टर होम्स हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। देखिए, शेल्टर होम्स का मतलब है कि जो सरकार ने ऐसी पीड़िताओं के लिए पुनर्वास के लिए जगह जगह ये जो आश्रय घर बनाए हुए हैं, शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, तो इनके क्या क्या कर्तव्य हैं। इनके कर्तव्य होते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस, कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होगा वो अपनी सर्विस उपलब्ध कराएगा। उसके अलावा शेल्टर होम जो होंगे वो पीड़िता को हर प्रकार से सहायता करेंगे, उसे पुनर्वास करवाएंगे या फिर उसको शेल्टर यानी कि उसको आश्रय जो है वो देंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे जो पुरुष हैं या ऐसी जो महिलाएं हैं जो जिनको शेल्टर की आवश्यकता है, तो ऐसे पुरुष जो उनके पर अत्याचार करते हैं उनसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और आश्रय घरों में, शेल्टर होम्स में उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी महिला को कोई भी मेडिकल सुविधा चाहिए तो राज्य सरकार अपने आदेश देकर उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। या यदि किसी महिला या जो पीड़िता है उसके कोई भी शिशु है या कोई भी 3 साल से छोटा कोई बच्चा है तो उसको जो भी सुविधाएं देनी होगी वो राज्य सरकार आदेश देगी और शेल्टर होम में उसे हर प्रकार के उसे और उसके बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेक्शन 7 कहता है ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब है यहाँ पर कि जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हैं, चिकित्सीय सुविधाओं के रूप में क्या क्या कर्तव्य हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, किसी भी पीड़िता को अगर चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता है या फिर किसी पीड़िता के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं जिससे उसके ऊपर उसे शारीरिक रूप से भी यातनाएं दी गई हैं और उसे चिकित्सीय सुविधाओं की तुरंत आवश्यकता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर
प्रोटेक्शन ऑफिसर स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू वो ऐसी किसी महिलाओं को जो पीड़िता है उसे चिकित्सीय लाभ पहुंचाएंगे और उनको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर या चिकित्सक की उपलब्ध कराया जाएगा जो कि उन्हें पूरी रूप से मेडिकली उनको एक सुविधा उपलब्ध कराए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेक्शन 8 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट देखिए 3 प्रकार से हो सकता है। या तो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा, तो राज्य सरकार को पूरी रूप से अधिकृत किया गया है कि वो किसी भी तरीके से जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट करें, या फिर नोटिफिकेशन जारी करके, नोटिफाइड जारी करके, गजटेड नोटिफिकेशन के द्वारा भी आदेश पारित करके प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति की जा सकती है। उसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के रूप में हमेशा जो क्वालिफाइड व्यक्ति हैं या जिनको अनुभव प्राप्त है, तो ऐसी महिलाएं भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के रूप में काम में नियुक्ति दी जा सकती है, क्योंकि जो अनुभवी महिलाएं हैं या फिर जो कि क्वालिफाइड महिलाएं हैं जिनको अनुभव है, तो ऐसी महिलाएं भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं सेवाओं के लिए, तो उनको शर्तों के आधार पर उनको जो है अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन नंबर 8। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 कहता है ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसमें बताया गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनके क्या क्या ड्यूटीज़ दिए गए हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। देखिए कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं, तो ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की क्या क्या है। सबसे पहला होता है कि जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं उन मजिस्ट्रेट को जो भी एग्रीव्ड पर्सन है या जो पीड़िता है, उस पीड़िता ने जो भी कंप्लेन दायर की है, जो भी एक रिपोर्ट जो है वो दी है, तो ऐसी किसी परिवादी की रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को जाकर समझाना, मजिस्ट्रेट को देना और उसको असिस्ट करना इन द डिस्चार्ज ऑफ, कि वो जो है क्या करे, तुरंत जो है डिस्चार्ज करें। और या फिर हम देख सकते हैं टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, कि मजिस्ट्रेट के पास में जाकर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करना और इसकी एक कॉपी जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, चाहे वो किसी थाने का एसएचओ भी हो सकता है या थाना अधिकारी भी हो सकता है, तो उस तक उसकी कॉपी पहुंचाई जाए जिससे कि वो उस मामले की पड़ताल कर सके, तथ्यों को इकट्ठा कर सके और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उन अपराधियों को तुरंत जो गिरफ्तार किया जाए और महिलाओं को एक रिलीफ प्रदान किया जाए। इसके अलावा टू टेक एन एप्लीकेशन, यानी कि एक प्रार्थना पत्र जो है वो मजिस्ट्रेट को दायर करें जिसमें कि रिलीफ की क्लेम की जाए। अब यहाँ पर रिलीफ का अर्थ है, यहाँ पे मौद्रिक रिलीफ से भी है या फिर यहाँ पर शारीरिक रिलीफ से भी है, चिकित्सीय रिलीफ से भी हो सकता है। ये कार्य होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। प्रोटेक्शन ऑफिसर ही उत्तरदायी होता है किसी भी महिलाओं को रिलीफ पहुँचाने के लिए, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पारित कराकर वो ये कार्य कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू प्रोवाइड लीगल एड अंडर सेक्शन 39 ऑफ लीगल सर्विस, यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत सेक्शन 39 ये कहता है कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जो भी पीड़िता है, उस पीड़िता को निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड, यानी कि एक विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, लीगल एड उपलब्ध कराई जाए। यदि उसको अपना वकील चाहिए तो उसको तुरंत एक एडवोकेट उपलब्ध कराया जाए जो कि उसकी तरफ से निःशुल्क उसका केस लड़ेगा, और उसको अगर अन्य कोई भी विधिक सहायता चाहिए तो विधिक सहायता उसको उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं टू मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, काउंसलर्स, शेल्टर होम्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि सेवाएं प्रदाता हैं, जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। जो काउंसलर हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए, जो शेल्टर होम्स हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए, जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए, जिससे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भी पीड़िता महिलाएं हैं उसको तुरंत जो है उसको सहायता उपलब्ध कराई जा सके, उसे तुरंत उसको सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए उसका वर्गीकरण किया जाएगा और जो भी सेवा प्रदाता हैं, सेवा देने वाले हैं,
जो भी काउंसलर हैं वो तुरंत काउंसलिंग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टू मेक अवेलेबल ऑफ सेफ शेल्टर होम, यानी कि जो सुरक्षित शेल्टर होम्स हैं उनको उपलब्ध कराना। अब ऐसा कब होगा कि जब उसकी रिपोर्ट की जाएगी या तो पुलिस स्टेशन में, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आसपास के जो पुलिस स्टेशंस हैं, जो उस महिलाओं के जो नज़दीकी थाना है, उस नज़दीकी थाने के थाना इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, जो थाना इंचार्ज है या जो एसएचओ है, वो शेल्टर होम किसी भी पीड़िता को तुरंत उपलब्ध कराएगा, या फिर जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को की जाएगी और मजिस्ट्रेट सीधे ही डायरेक्ट ही आदेश पारित करेगा और आदेश पारित करके ऐसी किसी महिला को, ऐसी किसी पीड़िता को तुरंत जो है शेल्टर होम उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टू गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन फॉर इंजरी, यानी कि अगर कोई भी इंजरी हुई है, किसी पीड़िता को पीड़ित किया गया, उसको मारा पीटा गया या फिर उसको किसी प्रकार से कोई भी इंजरी हो गई है, तो उसके लिए जो भी उसका मेडिकल मुआयना कराया जाएगा और उसकी रिपोर्ट एक तो पुलिस स्टेशन पर पहुंचाई जाएगी और दूसरा जो मजिस्ट्रेट है मजिस्ट्रेट के पास में पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सीआरपीसी 1973 के तहत सेक्शन 20 ये कहता है कि यदि कोई भी महिला जो कि पीड़िता है, जिसे किसी भी प्रकार से आर्थिक नुकसान हुआ है, तो उसे तुरंत जो है आर्थिक अनुतोष उपलब्ध कराया जाए, मॉनिटरी रिलीफ उसको उपलब्ध कराया जाए, जिसमें कि वो अपनी अन्य कर्तव्यों को परफॉर्म कर सके, या फिर यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये कर्तव्य है कि वो किसी भी सरकारी जो मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट को इम्पोज करें, या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर इम्पोज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और सुपरवाइज कर सकता है राज्य सरकार के मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा कि वो किसी भी प्रकार की जो पीड़िता है उस पीड़िता को अनुतोष उपलब्ध कराए, उसको रिलीफ उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर ये प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 10 है सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स का यहाँ पे अर्थ है कि वो सेवा प्रदाता जो कि राज्य सरकार के द्वारा मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त व्यक्ति जो किसी भी पीड़िता या किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस से शिकार जो पीड़िता हैं उनको सर्विसेज उपलब्ध कराए, उनको शेल्टर होम उपलब्ध कराए। तो ये प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 10 के फर्स्ट में, और इसमें बताया गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ये कहता है कि सेक्शन 21 के अंतर्गत, और कंपनीज़ एक्ट 1956 भी ये कहता है कि जो सेक्शन 21 है उसमें जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोटेक्ट करेगा अधिकारों को और महिलाओं की रुचि, महिलाओं का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा कि उसके हितों का कहीं पर भी हनन ना हो। तो महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के हितों की रक्षा करना प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रमुख कर्तव्य है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर का अन्य प्रमुख कर्तव्य है कि जो भी पीड़िता है जिस पर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसे लीगल एड उपलब्ध कराए, उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराए, और उसके अलावा जो मेडिकल असिस्टेंट का अर्थ है यहाँ पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी पीड़िता को चिकित्सीय सुविधाओं की तुरंत आवश्यकता है, उस पर कोई भी शारीरिक अत्याचार हुआ है जिससे उसको शारीरिक क्षति हुई है, तो ऐसी महिलाओं को तुरंत मेडिकल असिस्टेंट यानी कि चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो चिकित्सीय सुविधाओं का प्रबंध कराना ये प्रमुख रूप से जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसका उत्तरदायित्व बनता है यहाँ पर कि वो ऐसी किसी महिलाओं को तुरंत चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराए। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब है विधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। यदि किसी पीड़िता को विधिक सहायता की आवश्यकता है, उसे मौद्रिक रूप से उसका कोई अत्याचार हुआ है, तो ऐसी किसी महिला को यदि फाइनेंस की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के द्वारा ये ऑर्डर देगी और यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर जो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट है वो ऐसी किसी पीड़िता को फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेक्शन 10 के 2 में कहा गया है ए रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। जो भी रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
वो क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि जो पीड़िता ने कंप्लेन की है, जो एप्लीकेशन है, उस आधार पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, यानी कि चिकित्सीय परीक्षण कराएंगे। और ये चिकित्सीय परीक्षण या तो पुलिस स्टेशन में होगा या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के ऑर्डर के द्वारा प्राप्त होगा। उसके अलावा कि जो शेल्टर होम्स हैं उन शेल्टर होम में पुनर्वास करवाया जाएगा ऐसी महिलाओं का। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पीड़िता होगी उस पीड़िता के जो भी थाना जो वहाँ लगेगा, यानी कि जो भी उसका पुलिस स्टेशन होगा, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी जो होगा वो उसका प्रमुख कर्तव्य होगा कि वो किसी भी महिला के पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसको शेल्टर होम उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करने का काम होगा मजिस्ट्रेट का या प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कराया जाएगा पुलिस स्टेशन में या प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के सामने। और हम देखते हैं कि आश्रय यानी कि शेल्टर होम उपलब्ध कराना, इसके लिए रिपोर्ट की जाएगी पुलिस स्टेशन की और ये उनका उत्तरदायित्व होगा कि वो ऐसी किसी महिला को, ऐसी किसी पीड़िता को एक पुनर्वास उपलब्ध कराए। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th के थर्ड में, नो सूट अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि यदि कोई भी सेवा प्रदाता जिसने गुड फेथ में किसी महिला के साथ में अगर गलती से भी कोई गलत कार्य कर दिया है, या फिर मान लीजिए कि यदि कोई भी पीड़िता है, उस पीड़िता को उसके अधिकारों को दिलाने में यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर ने कोई भी अच्छाई करते हुए कोई भी मिसकंडक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर जो उसका मिसकंडक्ट है वो गुड फेथ में किया गया है। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में और ये हम लोगों ने पढ़ा था जेजे एक्ट में, तो सेम वही प्रोविज़न यहाँ पर भी दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 कहता है ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट का अर्थ है यहाँ पर कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के यहाँ पे कर्तव्य बताए गए हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि वो यहाँ पर कि पब्लिसिटी करे, यानी मीडिया में या टेलीविज़न में, रेडियो में या फिर प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी करे महिलाओं के अधिकारों के लिए कि महिलाएं जागे, अपने अधिकारों के लिए आगे आए, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए। यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रमुख कर्तव्य होता है कि जो संचार के माध्यम हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर हम आजकल देख सकते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह सब पर, तो इस प्रकार से जो महिलाएं जो पीड़ित हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम उपलब्ध कराए जाए। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं चौपाल कार्यक्रम होता है, नुक्कड़ नाटक होते हैं, उनके द्वारा भी जो महिलाएं हैं उनको अवेयर कराया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं सैनिटाइजेशन एंड अवेयरनेस, ट्रेनिंग टू पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो थाना प्रभारी हैं, जो थाना अधिकारी हैं, या फिर जो जुडिशल सर्विसेज के जो सदस्य होते हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं या जो अन्य सदस्य हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो अवेयर रहें और अवेयरनेस ट्रेनिंग उनको उपलब्ध कराई जाए, सैनिटाइजेशन की ट्रेनिंग उनको उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वो यदि कोई भी पीड़िता जिसको चिकित्सा सुविधा चाहिए या जिसको अन्य प्रकार से रिलीफ चाहिए, तो ये लोग तुरंत उसको रिलीफ पहुंचा सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स, जो भी केंद्रीय मिनिस्ट्रीज़ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जो उनके अलग अलग विभाग बने हुए हैं, उन सभी विभागों में एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन, एक प्रकार से समन्वय करना, ये भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोकॉल फॉर मिनिस्ट्रीज विद डिलीवरी ऑफ सर्विस ऑफ वुमेन, यानी कि किसी भी महिला को सर्विस उपलब्ध कराने के लिए मिनिस्टर्स के द्वारा तुरंत प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जाए और मिनिस्टर को भी प्रोटोकॉल दिया जाए कि वो अपने क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं, जो पीड़िता हैं, उनके अधिकारों के लिए, उन पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए वो अपना कार्य करें।
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, यानी कि रिलीफ के लिए कौन कौन से ऑर्डर दिए जा सकते हैं, उसका क्या क्या प्रोविज़न है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 12 कहता है एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, यानी कि जब भी किसी परिवादी यानी कि किसी भी महिला के साथ में कोई भी अत्याचार होता है तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट होगा वो एप्लीकेंट तो होगा एग्रीव्ड पर्सन। तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो एग्रीव्ड पर्सन यहाँ पर एप्लीकेंट होगा। तो वो एप्लीकेंट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा। जब तक मजिस्ट्रेट के पास में कोई भी एप्लीकेशन नहीं जाएगी तब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे सकता। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का ये कर्तव्य है कि वो किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को ये गाइड करे और उसको सलाह दे या फिर मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन उपलब्ध कराया जाए। अब मजिस्ट्रेट के पास में जब भी कोई एग्रीव्ड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एप्लीकेशन देता है तो मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन पर विचारण करता है, उस पर कंसीडर करता है और विचारण करने के बाद में उस पर हुए अत्याचार की गंभीरता को देखते हुए वह ऑर्डर देता है, आदेश देगा। अब आदेश यहाँ पर कस्टडी ऑर्डर भी हो सकते हैं, रिलीफ ऑर्डर भी हो सकते हैं, कंपनसेशन ऑर्डर भी हो सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के आदेश जो है वो दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी मजिस्ट्रेट होता है तो जब भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यानी कि DIR आती है तो किसी भी DIR पर कंसिडरेशन करते हुए, उस पर विचारण करते हुए कोई भी मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की सहायता से या फिर सेवा प्रदाता की सहायता से आदेश जारी कर सकते हैं और उनके आदेश के आधार पर यानी कि जो भी आदेश मजिस्ट्रेट देगा तो उसके आदेश की अनुपालना तुरंत होगी और यहाँ पर जो पीड़िता है, जो याचिका है, उसकी याचिका को तुरंत सुनवाई की जाएगी और उसको पूर्ण रूप से रिलीफ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्डर, अब ऑर्डर यहाँ पर कौन सा हो सकता है। तो देखिए ऑर्डर में हम लोग पढ़ सकते हैं कि या तो कंपनसेशन का पेमेंट जो दिया जाए, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन या फिर डैमेजेस। यदि किसी महिला के साथ में कोई भी डैमेजेस हो गई यानी कि उसे किसी भी प्रकार का फिजिकल मेंटल डैमेजेस हो गया तो यहाँ पर उसको कंपनसेट किया जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी महिला पर इतना अत्याचार किया गया कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। तो मानसिक संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि ऐसी महिला को फिजिकल एड तो दी जाए यानी कि शारीरिक रूप से या मेडिकली उसको तो सहायता तो दी जाए, उसके अलावा उसको कंपनसेशन भी दिया जाए। या फिर अगर कोई महिला जो नौकरी में है, सरकारी है या प्राइवेट है, उस पर कोई अत्याचार होते हैं तो उसके लिए भी उसको कंपनसेशन दिया जाए। तो जो भी उसको हानि हुई है, जो भी उसका नुकसान हुआ है, उसके लिए तुरंत उसको कंपनसेशन दिया जाए विदाउट प्रिजुडाइज टू द राइट ऑफ सच पर्सन, यानी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में के अधिकारों को कि बिना प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि पूर्वानुमान लगाए बिना, यानी कि किसी भी प्रकार से प्रिजुडाइज किए बिना उसके अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। और ऐसी जो व्यक्ति हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं, ऐसी जो पीड़िता हैं, उनका पूरा अधिकार है कि वो उन्हें हर प्रकार से संरक्षण उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए डिक्री फॉर एन अमाउंट, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी राशि का आदेश जो है या कंपनसेशन का या जो डैमेजेस हुए हैं उसको आदेश जो है वो एग्रीव्ड पर्सन के लिए पास किया जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा। और यहाँ पर जो भी अमाउंट या जो भी राशि जो भी मजिस्ट्रेट को लगता है, जो मुनासिब उसको लगता है, जो उसके विवेक अधिकार में जो उसने कॉग्निजेंस लिया है उसके अधिकार उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको लगता है कि जो भी एक राशि उसको मिलनी चाहिए तो उसका आदेश वो तुरंत जारी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12(3) में कि सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 12 के में कि एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 इन सच पर्टिकुलर्स एज नियर बाई प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि जो भी एप्लीकेशन सब सेक्शन 1 में दी गई हैं वो सभी जो है वो उसमें जो जो पर्टिकुलर्स हैं, जो जो बातें बताई गई हैं वो बातें तुरंत रूप से लागू की जाए, उस पर तुरंत रूप से कार्यवाही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं
12 के सब सेक्शन 4 में कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि जब सुनवाई की पहली तारीख होती है तो जो फर्स्ट डेट होती है तो उस फर्स्ट डेट में नॉट बियॉन्ड 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कोर्ट, यानी कि जब कोर्ट को ऐसी कोई भी एप्लीकेशन मिलती है जिसमें किसी भी पीड़िता के साथ में कोई भी अत्याचार हुआ है तो उस एप्लीकेशन के मिलने के 3 दिन के अंदर अंदर पहली हियरिंग की डेट जो है वो मजिस्ट्रेट जारी करेगा और 3 दिन के अंदर अंदर सुनवाई की जाएगी। यानी कि इस प्रकार के वादों को, इस प्रकार के विवादों को, इस प्रकार की कंप्लेन के मैटर को आगे की डेट में मुलतवी नहीं किया जा सकता, उनको लंबा नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर पहली हियरिंग का आदेश देना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आई है, जो भी प्रार्थना पत्र आया है, उस प्रार्थना पत्र का जो डिस्पोजल है वो डिस्पोजल पहली जो हियरिंग है उस डेट से लेके 60 दिन के अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। यानी कि 60 से एक भी दिन अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो 60 दिन के अंदर अंदर जो भी पीड़िता है जिसने कंप्लेन फाइल की है उसके संबंध में जो भी उसके कॉग्निजेंस लेगा वो केस का, और जो भी उसको लगता है उसके विवेक के आधार पर वो अपना निर्णय सुनाएगा और ये निर्णय उसको 60 दिन की अवधि के अंदर अंदर सुनाना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 13 कहता है सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि जो नोटिस है वो कब पहुंचाई जाए। तो देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसा हमने पढ़ा था सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में जो हियरिंग यानी कि जो सुनवाई की जो डेट है वो फिक्स की गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा, और मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन या तो एग्रीव्ड पर्सन देगा या फिर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है प्रोटेक्शन ऑफिसर देगा। तो मजिस्ट्रेट जो होगा वो जब भी कोई रिसिप्ट उसको प्राप्त होगी तो उस दिनांक से लेके 2 दिन के अंदर अंदर, यानी अधिकतम 2 दिन, तो कुल मिला के कितने दिन हो गए उस दिन से? 3 दिन हो गए, लेकिन उस दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे 2 दिन के अंतर्गत, अधिकतम 2 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी सुनवाई करेगा और जो भी नोटिस होगा, जो नोटिस है वो आगे दिया जाएगा। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं सेक्शन 13 के 2 में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स डिक्लेयर करेगा। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो या तो रिस्पोंडेंट है, उस रिस्पोंडेंट के ऊपर या फिर जो अन्य कोई व्यक्ति है उसके ऊपर क्या करेगा, आदेश जारी करेगा, डिक्लेयर करेगा और उसके डिक्लेरेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर जो भी पीड़िता है उस पीड़िता पर के फेवर में निर्णय लेती है, और जो भी रिस्पोंडेंट है, अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट का मतलब हो गया कि जो भी व्यक्ति उत्तरदायी है उस उत्तरदायी व्यक्ति के ऊपर आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 14 कहता है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब यहाँ पर है कि यदि किसी महिला और उसके पति के बीच में कोई मनमुटाव है, आपसी मतभेद है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई आओ कोर्ट में आ जाओ और कोर्ट में आकर आपस में अपने मनमुटाव को दूर करो, सलाह मशवरा कर लो, काउंसलिंग करा देते हैं आपकी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रिस्पोंडेंट होगा या फिर जो भी एग्रीव्ड है वो काउंसिल हो सकती है उनकी किसी भी एक्सपीरियंस, अनुभवी और क्वालिफाइड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सेवा प्रदाता है, जो कि काउंसलिंग में दक्ष है, वह क्या करेगा, जो भी पीड़िता है उसको बुलाएगा और जो व्यक्ति जो उसका पति है तो उसको भी बुलाया जाएगा। पति और पत्नी के बीच में आपस में जो मनमुटाव हैं, जो आपसी द्वेष हैं, जो भी झगड़ा है उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट हियरिंग की जो डेट होगी उस डेट से लेके 2 महीने अधिकतम की तारीख दे सकता है। यानी कि ऐसे जो केस होते हैं उनको 60 दिन के अंदर अंदर उनकी सुनवाई, उन पर जजमेंट देना आवश्यक होता है, 60 दिन के अंदर अंदर उनको डिस्पोज करना आवश्यक होता है। मजिस्ट्रेट इस प्रकार के केसेस को और भी अधिक नहीं ले सकता, अधिक नहीं लंबा बना सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल 2 महीने का जो समय है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट।
यानी कि जो भी वेलफेयर एक्सपर्ट हैं, जो भी सुविधाएं देने वाले लोग हैं, तो उनकी भी सहायता ली जा सकती है। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को, जिसमें कि मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं, महिला संगठन होते हैं, तो या फिर जो समाज उपयोगी जो संगठन होते हैं उनको अपॉइंट कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि परिवार में इंगेज्ड है, जो वेलफेयर उपलब्ध करा सकता है उनको, उनको एक समाज में एक अच्छा एक जीवन उपलब्ध कराने के लिए उनको एक अच्छा एक गाइडेंस दे सकता है, तो वो भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 16 कहता है प्रोसीडिंग्स टू बी फाइल्ड इन कैमरा। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उस प्रोसीडिंग्स को कैमरे के सामने होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट स्पेशल आदेश को जारी करेगा और उस आधार पर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उन प्रोसीडिंग्स को कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये जो है, या तो कोई पार्टी अगर चाहे तो, या तो पार्टी चाहे तो हो सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट को लगता है तो अपनी कॉग्निजेंस को लेते हुए वो किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेक्शन नंबर 17 कहता है राइट टू रिजाइड इन ए शेयर हाउस होल्ड। यदि मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी शेयर हाउस होल्ड जो है उसमें किसी महिला को दोबारा से संरक्षण देते हुए आदेश जारी कर सकता है कि वो दोबारा उस घर में रहे और घर के अन्य सदस्य उसको प्रताड़ित नहीं करें। तो यहाँ पर हर जो भी महिला होती है जो कि किसी भी घरेलू डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है, तो उसको अधिकार होता है कि वो दोबारा से अपने उसी घर में जाके रहे और उसे वही अधिकार मिले जो अधिकार उसके वास्तविक हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आदेश सेक्शन 17 में दिया गया है। और उसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्शन 17 के 2 में है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़िता है, शैल नॉट इविक्टेड, उसको बेदखल नहीं कराया जाएगा किसी भी शेयर हाउस होल्ड से, यानी कि उसको अधिकारों से वंचित नहीं कराया जा सकता। जो उसके अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार उस महिला के अधिकार हैं, तो उन अधिकारों से उसको वंचित नहीं कराया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 18 कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का अर्थ है यहाँ पर कि जो मजिस्ट्रेट होगा, तो मजिस्ट्रेट या तो केस को सुनेगा, तो केस को पूरा सुनने के आधार पर अपना कॉग्निजेंस लेगा और कॉग्निजेंस लेकर ऑर्डर पास करेगा, या फिर प्राइमा फेसिया यानी कि प्रथम दृष्टया जो भी उसको केस लगता है डोमेस्टिक वायलेंस का, उस आधार पर प्रोटेक्शन ऑर्डर को पास करेगा। और ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होंगे उस पीड़ित महिला के फेवर में होंगे, उस पीड़िता के फेवर में होंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो होगा उसको पारित करने के दो प्रमुख यहाँ पर बातें हैं, या तो हेयरिंग को सुन के, या फिर जो प्रथम दृष्टया केस बनता है उस आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोहिबिट द रिस्पोंडेंट पर्सन। तो जो रिस्पोंडेंट पर्सन है उस पर्सन को प्रोहिबिट किया जाएगा, उस पर रोकथाम कर दी जाएगी, निषेध अधिकार उस पर लागू कर दिए जाएंगे। क्या क्या निषेध अधिकार हो सकते हैं? जैसे कि वो दोबारा से कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो नहीं कारित करे। यदि ऐसा कोई भी रिस्पोंडेंट किसी भी पीड़िता के ऊपर, एग्रीव्ड पर्सन पर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस दोबारा से करता है, तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट या इम्प्रिजमेंट जो है वो दी जा सकती है, कस्टडी में लाया जा सकता है। या फिर हम देख सकते हैं बी में है एडिंग और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि जो भी घरेलू हिंसा हुई है उस घरेलू हिंसा पर के घरेलू हिंसा को लेकर जो भी कमीशंस है वो कमीशंस क्या करेगा, एडिंग्स और अबेटिंग की फैसिलिटीज़ उसको उपलब्ध कराएगा। या फिर हम देख सकते हैं एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी पीड़िता है उस पीड़िता को या फिर उसके बच्चे को किसी रोजगार में रोजगार देगा, या फिर महिला को अगर रोजगार की आवश्यकता है तो महिला को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, या फिर जो पीड़िता है उस पीड़िता के रोजगार का प्रबंधन किया जाएगा। उस पीड़िता का कोई बच्चा है
जो स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए तुरंत स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। ये सभी राज्य सरकार उपलब्ध करेगी। तो ये सब मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर होंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट विद द अग्रीव्ड पर्सन ओरल और रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, यानी कि जो भी पीड़िता है उस पीड़िता के साथ में जो भी रेस्पोंडेंट हैं वो व्यक्तिगत रूप से, मौखिक रूप से, शारीरिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक रूप से कोई भी कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि वो अलग रहती है तो उसको पीड़ित नहीं किया जाएगा, उसको फ़ोन पर धमकियां नहीं दी जा सकती, किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार से जो भी कार्य हैं उसको प्रोहिबिट कराया जाएगा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के द्वारा। उसके अलावा हम देखते हैं कि सिंगली और जॉइंटली हैंडेड एनी एसेट, यानी कि जो भी बैंक के लॉकर में, यानी कि यदि पुरुष और महिला दोनों किसी बैंक लॉकर को ऑपरेट करते हैं, बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, या फिर कोई भी जिससे कि स्त्री धन कारित हो सकता है, जिसको स्त्री धन के रूप में जो कवरिंग करता है, तो अगर ऐसा कोई है तो उसके ऊपर रोकथाम कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर पुरुष महिला के परमिशन के बिना उसका उपयोग नहीं कर सकता, उस धन का उपयोग नहीं कर सकता, या जो भी एसेट्स हैं जो बैंक में जमा हैं, बैंक अकाउंट है, उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, चाहे वो सिंगल अकाउंट हो चाहे वो जॉइंट अकाउंट हो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट्स, जो भी उसके ऊपर निर्भर व्यक्ति हैं, जो महिला के साथ हैं, चाहे महिला का बच्चा ही क्यों ना हो या अन्य जो रिलेटिव्स हैं, या फिर तो वो सभी जो है किसी भी प्रकार से। अब यहाँ पर डिपेंडेंट का अर्थ दो तरीके से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख रूप से डिपेंडेंट बताया गया है वो बताया गया है कि जो वे निर्भय लोग हैं महिला के साथ में जो रहते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से अत्याचार नहीं कर सकते उस पर। और उसके अलावा जो भी उसके रिलेटिव्स हैं या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति हैं जो कि पीड़ित महिला को या जो पीड़िता है उसको सहयोग करते हैं, उसके ऊपर अत्याचार जो है वो नहीं करेंगे। जैसे यदि पीड़िता है, कोई भी पीड़िता के परिवार का सदस्य है, उसके मायके का सदस्य है, उसके बुजुर्ग माता पिता हैं, उसका पुत्र पुत्री है, तो उस पर किसी भी प्रकार से अत्याचार नहीं किया जा सकता, उस पर वायलेंस नहीं की जा सकती, उसके प्रोहिबिशन का ऑर्डर मजिस्ट्रेट तुरंत देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनी अदर एक्ट, और कोई भी एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के द्वारा दिए जा सकते हैं वो भी इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 कहता है रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर का मतलब है कि यदि कोई भी महिला जिसको घर से बेदखल कर दिया गया है, जिसको रहने के लिए कोई भी समुचित स्थान नहीं है, तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 12 के आई में जैसा बताया गया है, एक एप्लीकेशन जो डिस्पोज की गई है उस आधार पर एक रेजिडेंस ऑर्डर पास करेगा, और उस रेजिडेंस ऑर्डर के आधार पर ऐसी किसी महिला के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उसको शेल्टर होम प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है, यानी कि जो व्यक्ति दोषी है, उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा फ्रॉम डिस्पोजिंग, यानी कि उसको डिस्पोज करने के लिए, या फिर जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट है वो खुद ही वहाँ से अलग हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, जो दोषी है, वो दोषी व्यक्ति स्वयं को उस स्थान से अलग कर लेगा, या फिर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या करेगा, स्वयं को उस स्थान से अलग कर लेगा, या फिर वो जो है उसे रहने से नहीं रोकेगा। या फिर हम देख सकते हैं रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ रिलेटेड टू एग्री। महिला के संबंध में, महिला के अधिकार में अगर घर का कोई हिस्सा आता है तो घर के उस हिस्से का उपयोग करने से उसे रोका नहीं जाएगा, या फिर उसे घर में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। घर में अगर किसी हिस्से पर उसको अधिकार दिया जाता है तो वो बिना रोक टोक के वह महिला उस घर के भाग का उपयोग कर सकती है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि उसको डिस्पोजिंग या जो शेयर होल्डर्स हैं उसके रोकथाम के लिए भी उसको रिस्ट्रेन किया जाएगा, यानी कि वो डिस्पोज नहीं किया जा सकता उसको,
या जो भी उसका भाग जिस भी घर के हिस्से में वो रहती है उस घर के हिस्से का वो उपयोग करेगी, उसको रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग राइट्स टू द शेयर्ड हाउस होल्ड। जो भी शेयर हाउस होल्ड है उसमें जो उसको रिनाउंस राइट है उसको दिए जाएंगे, और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है उस रिस्पोंडेंट को रोका जाएगा, उस पर रोक लगाई जाएगी कि वो घर के जो हिस्सेदार घर है, जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, उसमें उस महिला को वो आराम से रहने दे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडेंट क्या करेगा, सेम लेवल ऑफ अल्टरनेट अकोमोडेशन और पे रेंट फॉर द सेम। वो उस घर में जैसा वो दोषी या अपराधी व्यक्ति रहता है, घर के जिस हिस्से का वो उपयोग करता है उसी समान हिस्से को उस पीड़िता को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा यदि वो घर किसी महिला का स्वयं का है तो वो व्यक्ति उसको रेंट उपलब्ध कराएगा, रेंट देगा। तो यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर पास करके ऐसा होगा। नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट ए वुमेन। अब हम देखते हैं कि किसी भी पीड़िता के खिलाफ किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक्ट महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, ना कि महिलाओं के अधिकारों के हनन की बात करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मजिस्ट्रेट एक कंडीशनल ऑर्डर भी पारित कर सकता है। तो ये कंडीशनल ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर कि वो सेफ्टी उपलब्ध कराई जाएगी किसी भी पीड़िता को या उसके किसी बच्चे को। जैसे अगर किसी महिला का पुत्र बहुत ही छोटा है और वो उसे स्कूल में स्कूल की आवश्यकता है या उसको अन्य प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे कंडीशन ऑर्डर पारित करेगा। उसके अलावा जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट को एक बॉन्ड भरना होगा, सिक्योरिटीज़ जमा कराए या बिना सिक्योरिटी के, कि वो जो पीड़िता है उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा, उसके अधिकारों का हनन नहीं करेगा, या फिर उसको रहने के लिए समान अधिकार देगा, या फिर उसके जो संपत्ति पर अधिकार नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3। जो सबसेक्शन 3 में जो ऑर्डर दिए गए हैं, जो हम लोग CRPC 1973 के चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये ऑर्डर यहाँ पे पारित किए गए हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि सबसेक्शन 1, 2 और 3 में जो भी ऑर्डर हैं उन ऑर्डरों को पारित करके तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर निकालेगी कि जो पुलिस जो पास का जो पुलिस स्टेशन है, जो उसके जो अधिकारी हैं, थाना अधिकारी हैं, वो उस पीड़िता के संरक्षण की व्यवस्था करे, उसको प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया जाए। और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडेंट को ऑब्लिगेशन दी जाएगी कि वो रेंट या अन्य प्रकार का जो पेमेंट है वो पेमेंट डिस्चार्ज करे। ये प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर पारित करेगा पुलिस इंचार्ज को कि पुलिस इंचार्ज जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित करे और उसको असिस्ट करे कि उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित किया है, और यहाँ पर उसकी तामील तुरंत करवाई जाएगी। उसके अलावा यदि किसी पुरुष ने किसी महिला के स्त्री धन पर कब्जा कर लिया है या उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पर स्पेशल आदेश के द्वारा उससे तुरंत लौटाया जाएगा, उस महिला को, उस पीड़िता को, उसका स्त्री धन या फिर उसकी संपत्ति को तुरंत वापस करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 20 कहता है मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ का अर्थ है यहाँ पे मौद्रिक अनुतोष से है। तो मौद्रिक अनुतोष को हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सेक्शन 12(1) में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है वो सीधे ही ऑर्डर पारित करेगा, या तो ऑर्डर देगा या निर्देश देगा। अब ये आदेश या निर्देश किसको दिए जाएंगे? रिस्पोंडेंट को दिए जाएंगे, जो अपराधी है उसको दिए जाएंगे कि वो मॉनिटरी रिलीफ उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मुआवजा उपलब्ध कराना, तो मुआवजा कराया जाए फॉर एक्सपेंसेस नॉट लूजेज सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन एंड एनी चाइल्ड, कि जो एक्सपेंसेस, जो भी नुकसान उसको हुआ है, जो पीड़िता जो है
या फिर उसके किसी बच्चा, जो अगर उसका कोई बच्चा है तो उसको जो भी लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई कराई जाए, या फिर उसको जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर उपलब्ध कराया जाए। तो ये लिमिट नहीं हो सकती द लॉस ऑफ अर्निंग्स, यानी कि जो उसकी अर्निंग्स है उसकी भरपाई जो है नहीं कराई जा सकती। यानी कि मान लीजिए यदि कोई महिला है जो अर्निंग है, तो यदि उसको नुकसान हुआ है तो यहाँ पर जो भी उसके अर्निंग का नुकसान है उसके बराबर की रकम उसको उपलब्ध कराया जाए। जो मेडिकल एक्सपेंसेस है मेडिकल एक्सपेंस उपलब्ध कराया जाए, या फिर उसको डिस्ट्रक्शन के द्वारा, डैमेज के द्वारा, या फिर किसी भी संपत्ति से बेदखल के द्वारा जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान के बराबर की भरपाई, उस नुकसान के बराबर की मौद्रिक राशि उसको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन ये कहाँ तक लिमिट नहीं है, ये हम देख सकते हैं कि ये अभी हम लोगों ने देखा, और इसमें डी में और प्रोविज़न है फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 105 ऑफ CRPC 1973 तक ये लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एडुकेट फेयर एंड रीजनेबल मॉनिटरी रिलीफ, यानी कि जो भी पीड़िता है उस पीड़िता को मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, और उसको जो भी उचित लाभ है, उचित लाभ जो है वो पर्याप्त उचित लाभ जो है वो उसको उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर पारित करेगा कि लमसम मंथली पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि यदि कोई महिला को अगर उसको यदि किसी पीड़िता को मेंटेनेंस करवाया जाना है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा जिसके आधार पर एक नॉमिनल या फिर जो उसके सर्वाइविंग के लिए आवश्यक है वो मेंटेनेंस उसके पति के द्वारा उसको करवाया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, और ये हर महीने होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अंडर सब सेक्शन 1 में मजिस्ट्रेट जो है ऐसे मौद्रिक लाभ की एक कॉपी जो है वो पार्टी को उपलब्ध कराएगा, और उसके अलावा जो थाना प्रभारी है उसको भी कॉपी जारी करेगा। थाना प्रभारी यहाँ पर देखेगा कि वास्तविक रूप में उस पीड़िता को मॉनेटरी रिलीफ उपलब्ध हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा रेस्पोंडेंट जो है, यानी कि जब अपराधी या जो दोषी है वह व्यक्ति जो एग्रीव्ड है, जो पीड़िता है, उसको एक विशेष जो स्पेसिफाइड समय है, यानी कि जो निर्देशित समय है, उस समय सीमा के अंतर्गत रहते रहते उसको मौद्रिक लाभ उपलब्ध कराएगा। लेकिन यदि किसी भी तरीके से जो पीड़ित व्यक्ति, जो कि रिस्पोंडेंट है, वो फेल हो जाता है पेमेंट उपलब्ध कराने में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो एम्प्लॉयर है उसको निर्देश देगा, या फिर जो डेप्टर हैं रिस्पोंडेंट के उनको आदेश करेगा, उसके संबंधी जो हैं अन्य जो लोग हैं उनको आदेश जारी करेगा कि वो पे करें, या फिर जो कोर्ट में जो वेजेस और सैलरी है उसका एक भाग जो है वो कोर्ट में पे करें, डिपॉजिट करें, जिससे उस महिला को अनुतोष मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 21 कहता है कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर का अर्थ है यहाँ पर कि किसी भी बच्चे को या फिर जो भी पीड़िता है उस पीड़िता के किसी बच्चे को या फिर किसी अन्य बच्चे को टेम्परेरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, कस्टडी उपलब्ध कराई जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर मजिस्ट्रेट अगर चाहता है तो अरेंजमेंट करा सकता है किसी भी बच्चे का, कि वो किसी बच्चे का एक अरेंजमेंट करा सकता है, या फिर एक से अधिक बच्चों का अरेंजमेंट कराया जा सकता है रिस्पोंडेंट के द्वारा, कि वो बिना किसी नुकसान के जो है वो उनसे मिल सके, उनसे बातचीत कर सके। लेकिन अगर वो मना कर देता है तो उसको सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 22 कहता है कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर का अर्थ है यहाँ पर कि जो भी रिस्पोंडेंट है उस रिस्पोंडेंट को सीधे ही आदेश जारी कराए जाएंगे कि वो कंपनसेशन दे, और जो डैमेजेस हैं, जो भी इंजरी हुई है, चाहे वो मेंटल टॉर्चर के द्वारा हुआ है चाहे इमोशनल टॉर्चर के द्वारा हुआ है, तो उन सब के लिए कंपनसेशन और जो डैमेजेस उसके ऊपर लिए हुए हैं तो पीड़िता को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। ये प्रोविज़न मजिस्ट्रेट देगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी करेगा, और यहाँ पर रिस्पोंडेंट की ड्यूटी होगी कि वो कंपनसेशन निर्धारित सीमा के अंदर उपलब्ध कराए।
नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 23 कहता है पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड ई पार्ट ऑर्डर, यानी कि जो अंतरिम आदेश हैं या जो ई पार्ट ऑर्डर है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट एक जस्ट यानी कि एक न्यायपूर्ण एक सही प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो पारित करे कोई भी एक्स पार्ट ऑर्डर जो भी एफिडेविट के आधार पर जो सेक्शन 18, 19, 20, 21 में है किसी भी पीड़ित किसी भी दोषी के खिलाफ, तो वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर ये मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 24 कहता है कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कोर्ट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज़ देने का आदेश जो है वो दिया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो इस प्रकार से जो भी निःशुल्क जो है कॉपी जो है ऑर्डर्स की वो एप्लीकेंट या जो उसकी पार्टीज़ है उसको उपलब्ध कराएगी, पुलिस स्टेशंस को उपलब्ध कराएगी, जो ऑफिसर्स इंचार्ज हैं उनको उपलब्ध कराएगी अपने जुरिस्डिक्शन में, जिससे कि उन्हें उस न्याय के बारे में पता चले। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 25 कहता है ड्यूरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ ऑर्डर्स, कि एक प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर्स जो होगा वो सेक्शन 18 के अंतर्गत तुरंत रूप से इन्फोर्स कराया जाएगा जब तक कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अप्लाई करती है डिस्चार्ज के लिए। तो यहाँ पर उसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उसके अलावा मजिस्ट्रेट जो है वो उसके या फिर जो उसके आदेश हैं उनको रिकॉर्ड कर सकता है रिटन में, और यदि वो संतुष्ट हो जाता है कि परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होगी तो वो किसी भी प्रकार के अल्टरेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए या रिवोकेशन की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए भी वो रिकॉर्ड कराया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 कहता है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि अन्य प्रकार के जो सूट्स हैं या जो लीगल प्रोसीडिंग हैं उनमें क्या क्या रिलीफ दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी रिलीफ जो कि सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 में बताए गए हैं, जिसमें लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है किसी भी सिविल कोर्ट के द्वारा या फिर फैमिली कोर्ट के सामने, क्रिमिनल कोर्ट के सामने, तो यहाँ पर अनुतोष उपलब्ध कराया जाएगा महिला को। या फिर अगर कोई भी रिलीफ जो रेफ़र किया गया है सब सेक्शन 1 में जो कि किसी भी पीड़िता है उसको उपलब्ध कराया जाना है, या जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं यानी कि जो भी कानूनी रूप से जो सुनवाई है, जो प्रोसीडिंग्स हैं जो कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के सामने होनी है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। उसके अलावा जो भी पीड़िता है, जो पीड़िता महिला जो है उसको बाउंड कराया जाएगा कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे। अगर उसको कोई भी अतिरिक्त लाभ चाहिए तो अतिरिक्त लाभ के लिए वो मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दे और वो उसको इन्फॉर्मेशन दे, तो मजिस्ट्रेट अपना आदेश जारी करेगा और महिला को अतिरिक्त लाभ प्राप्त कराया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 27 कहता है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब है यहाँ पर कि न्याय क्षेत्र जो है वो बनता है या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, जो कि उसके लोकल लिमिट्स में है। तो जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़िता है, वो या तो परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए या फिर टेम्परेली वो रिसाइड करेगी, रहती है, या फिर कोई भी बिज़नेस करती है, या फिर कोई भी एम्प्लॉइज़ है किसी भी कार्य में कार्य करती है, रोज़गार में है, तो वो उसमें आएगी। उसके अलावा जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडेंट वहाँ रहते हैं, या फिर किसी भी बिज़नेस को कारित करते हैं, बिज़नेस को करते हैं, या कहीं पे एम्प्लॉयड हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर जो अगर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है तो भी इसमें आ सकता है। तो ये प्रोविज़न दिया गया है कि भाई फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं वो उनका जुरिस्डिक्शन होगा तो वही अपने जुरिस्डिक्शन में कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 28 कहता है प्रोसीजर। तो यहाँ पर वो सभी प्रोसीजर जो कि सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में हैं, और जो भी अपराध जो कि CRPC 1973 के सेक्शन नंबर 31 में बताए गए हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। उसके अलावा जो भी एप्लीकेशंस हैं
उन एप्लीकेशन का निस्तारण करने के लिए जो कि कोर्ट के द्वारा सेक्शन 23 या फिर जो सेक्शन 12 है उसके अंतर्गत बताए गए हैं, उन सभी का प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 है अपील का। अपील जो है वो सेशन कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, जो कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के द्वारा पारित है। यानी कि जब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आधार पर 30 दिन के अंदर अंदर सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 है मिसलेनियस। इसमें बताया गया है सेक्शन नंबर 30 में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स के जो सदस्य हैं या जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनका क्या कार्य है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 21 के अंतर्गत उनको आदेश दिए गए हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का कार्य है कि जो भी पीड़िता है उस पीड़िता की पूरी सहायता की जाए, उसको रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए, उसको अगर इकोनॉमिक रिलीफ देना है, मॉनेटरी रिलीफ देना है, फिज़िकल मेंटल जो भी रिलीफ देना है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की जाए। उस एप्लीकेशन या जो कंप्लेन है वो कंप्लेन तुरंत किसको करेगा, मजिस्ट्रेट को करेगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर को 3 दिन के अंदर अंदर पास करके वो उसको अनुतोष उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 31 कहता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स बाय रिस्पोंडेंट। यदि किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी या दोषी है जो प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करता है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है। तो यहाँ पर पेनल्टी का प्रावधान है कि या तो उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है या उसको फ़ाइन भराने के लिए बोल सकते हैं। फ़ाइन जो होगा वो 20,000 रुपीज़ जो है उससे भी अधिक हो सकता है और यहाँ पर दोनों भी दी जा सकती है, यानी कि सज़ा भी दे सकते हैं और अब फ़ाइन यानी कि उसको ज़मानत भी भरनी पड़ सकती है। उसके अलावा जो ऑफेंस जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइड होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा मजिस्ट्रेट जो है वो फ्रेम चार्ज कर सकता है जो आईपीसी 498 के सबसेक्शन ए में बताई गई है, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 32 कहता है कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। यदि कोई भी ऑफेंस जो कि सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 31 के सबसेक्शन 1 में है, चाहे वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन बेनेबल है, वो इसमें आएंगे। उसके अलावा चाहे वो सोल टेस्टिमनी है, चाहे वो जो भी पीड़िता है उस पीड़िता की खुद की निजी संपत्ति है, तो कोर्ट कंक्लूड करेगा इस और वो जो भी ऑफेंसेस हैं जो कि सेक्शन 31 के सब सेक्शन 1 में है, जो कि किसी भी एक्यूज के द्वारा कमिटेड किए गए हैं, उसको इसमें आधार बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 कहता है पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। यानी कि यदि कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने से मना कर देता है तो यहाँ पर उसको भी पेनल्टी का प्रोविज़न दिया गया है। या तो उसे 1 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है या 20,000 रुपये का जुर्माना है या फिर उसको दोनों ही देना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 34 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो कि किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है तो यहाँ पर नो प्रोसिक्यूशन और एनी लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसा उसने गुड फेथ में किया है। तो गुड फेथ में अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर किसी भी प्रकार का ऑफेंस कर देता है तो उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 35 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में कोई भी एक्शन लिया गया है तो कोई भी सूट कारित नहीं किया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उसने कोई भी डैमेज कर दिया है तो उस डैमेजेस के लिए भी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा सेक्शन 35। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 36 कहता है एक्ट नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। यानी कि इसमें बताया गया है कि ये जो एक्ट है इसके प्रोविज़न जो हैं वो किसी भी अन्य लॉ जो है उसके प्रोविज़न को डेरोगेशन नहीं करते हैं, यानी कि इसके प्रोविज़न अलग हैं, अन्य एक्ट्स के प्रोविज़न अलग हैं।
नेक्स्ट हम देख सकते हैं सेक्शन नंबर 37 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर हैं रूल्स बनाने के। सबसे पहले है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन को जारी करके या फिर किसी भी प्रकार के आदेशों को जारी करके जो इस एक्ट में है उसके आधार पर कोई भी रूल बना सकता है। और ऐसे जो कानून होंगे, ऐसे जो रूल्स होंगे वो इन प्रकार के मैटर्स में बताए जाएंगे, जैसे कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं जो सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 में हैं तो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी। उसके अलावा फॉर्म्स एंड मैनर्स यानी कि जिसमें डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार की जाएगी सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 में, तो उसका फॉर्म क्या रहेगा, उसका तरीका क्या रहेगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्स एंड मैनर यानी कि जिसमें जो भी एप्लीकेशन होगी वो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को कराई जाएगी अंडर सेक्शन 9(1) के सब सेक्शन सी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी कंप्लेन होगी जो फाइल होगी सेक्शन 9(1) के डी में। अदर ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 9(1) के आई में। रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर सेक्शन 10(1) जो सेक्शन 10 का फर्स्ट है उसमें बताया गया है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बताया गया है। उसके अलावा जो एप्लीकेशन है जो रिलीफ से संबंधित है जो सेक्शन 12 के फर्स्ट में बताई गई है। और मीन्स ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस सेक्शन 13 के 1 में बताई गई है। तो यहाँ पर ये जुडिशरी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम्स में इसमें से हर जुडिशरी एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस तो इसमें से बनते ही हैं, तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं द फॉर्म्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नोटिस मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं सेक्शन 13 के 2 में, तो उसमें जो डिक्लेरेशन है नोटिस का वो किस आधार पर है। क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उनका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेक्शन 14 के 1 में बताया गया है। उसके अलावा जो एफिडेविट फाइल किया गया है एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा सेक्शन 13 के 2 में, उसके भी तरीक़ों को बताया गया है। या फिर कोई अन्य मैटर है जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है वो भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड में एवरी रूल यानी कि हर जो रूल्स हैं हर जो कानून हैं जो इस एक्ट में बनाए गए हैं वो लागू होते हैं 30 दिन के अंदर अंदर यानी कि 30 डेज़ के अंदर अंदर वो सभी लागू होंगे। और या फिर जो 1 सेशन और 2 और मोर सेशन बिफोर ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेशन यानी कि जो सेशन कोर्ट है उसके 1 सेशन में या 2 सेशन में या उससे भी अधिक सेशन हो सकते हैं, उनके एक्सपायरी होने से पहले पहले तुरंत रूप से जो है वो पारित किए जाएंगे सक्सेसिव सेशन में। यानी कि इसमें नहीं हो पाते तो आने वाले सेशंस में आदेश पारित किए जाएंगे, लेकिन वो 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज़ के अंदर अंदर टोटल पीरियड होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।